Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is Rajan Kumar, your social science faculty. प्रीवियस क्लास में हमने ईयू के बारे में डिस्कस किया था, यूरोपियन यूनियन के बारे में, है ना, कि किस प्रकार से उसकी फाउंडेशन होती है, किस प्रकार से उसका जो है अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग जो है एंथम है, फ्लैग है, करेंसी है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रानेशन। सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास क्या है, बहुत अधिक पावर है, ठीक है। क्या मतलब है? उसके पास क्या बहुत अधिक पावर है। किस किस टर्म्स में अगर हम देखें तो पहला देखें इकोनॉमिक टर्म में, किसमें? इकोनॉमिक टर्म में, ठीक है। दूसरा क्या है? मिलिट्री टर्म में, मिलिट्री टर्म में। तीसरा क्या है? पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक टर्म में, ठीक है। सुप्रा नेशनल का क्या मतलब हो गया कि उसके पास क्या है, बहुत अधिक पावर है, ठीक है भाई। क्योंकि चैप्टर ही हमारा क्या था कि यूएसए के अलावा और कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं, मतलब आधुनिक युग में ऐसी कौन सी कंट्री हैं यूएसए के पावर को चैलेंज कर रही है, यही हमारा टॉपिक है ना। तो उस टॉपिक के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं, जब हमने इनका ऑर्गेनाइजेशन देखा यूरोपियन यूनियन का, तो हमने देखा कि किस प्रकार से वो बना, किस प्रकार से वो जो है इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे कैसे जो है इसके यूरोपियन कंट्री इसके मेंबर बने, ठीक है। अब उसके बाद देखने के बाद हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार से ये यूएसए की पावर को जो है ये चैलेंज कर रहा है, किस प्रकार से उस पर लिमिट लगा रहा है। तो अगर हम ये देखेंगे तभी तो भाई हमें समझ में आएगा ना कि ये कैसे जो है एक सेंटर बना हुआ है पावर का, ठीक है। तो ये इसीलिए ये बात है कि ये इसके पास क्या बहुत अधिक पावर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। इकोनॉमिक पावर, ठीक है। देखो, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये क्या है? वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कितने इसका जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर का है, तो अगर हम देखें इसकी जो इकोनॉमी है वो कितनी है, 17 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो करेंसी क्या है, करेंसी की अगर हम बात करें, ठीक है, करेंसी ये है यूरो, ठीक है। आपको पता होगा कि जब यूरोपियन यूनियन बनाया गया, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, तो जब यूरोपियन यूनियन बनाया गया तो उन लोगों ने क्या किया, एक कॉमन करेंसी को जो है एक्सेप्ट किया था। उस करेंसी का क्या नाम था? यूरो। अब ये जो है बहुत ही पावरफुल करेंसी है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो ये सेकंड हो गई, डॉलर के बाद समझ लो एक तरीके से, ठीक है। मतलब डॉलर से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर हम बात करें एक सेकंड जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो यूरो क्या होता है, एक पावरफुल करेंसी बन के उभरती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसका जो है वर्ल्ड ट्रेड में क्या है, सबसे अधिक हिस्सेदारी है किसकी? यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। अगर हम देखें तो ये यूएसए से भी ज्यादा इसकी जो है वर्ल्ड ट्रेड में जो है हिस्सेदारी बनती है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आ जाता है? ईयू आ जाता है, यूरोपियन यूनियन, है ना। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? यूएसए। कई जगह पे इसने इसको क्या कर दिया है, इंटरनेशनल ट्रेड में इसको पीछे कर दिया है, किसको? अमेरिका को, है ना। तो इसका शेयर भी क्या है, अगर शेयर के नजरिए से देखें तो इसका शेयर भी क्या है वर्ल्ड ट्रेड में, ये भी अच्छा खासा है ना। यूएसए के बाद ही है मान लो,
ठीक है, लेकिन कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इसने यूएसए को भी पीछे किया हुआ है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, नेबरिंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, नेबरिंग इन्फ्लुएंस। अब इसकी जितनी भी नेबरिंग कंट्री हैं, है ना, पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों में भी यूरोपियन यूनियन का क्या है, अच्छा खासा प्रभाव है, उनको प्रभावित करता है ये। ठीक है, देखो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी इसकी जीडीपी बेसिकली, ठीक है, इसकी जीडीपी जो है कितने ट्रिलियन डॉलर की है, 17 ट्रिलियन डॉलर की है। इसकी जो है करेंसी जो है यूरो, यूरो जो है काफी पावरफुल करेंसी है। सेकंड, अगर वर्ल्ड ट्रेड में देखें तो यूएसए के बाद अगर कोई आता है तो यूरोपियन यूनियन आता है। थर्ड देखो, जितनी भी फोर्थ जो यूरोपीय नेबरिंग कंट्री है, इस नेबरिंग कंट्री में यूरोपियन यूनियन का क्या है, अच्छा खासा प्रभाव बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ये किसका, डब्ल्यूटीए का। हाँ देखो क्या है, नेबरिंग इन्फ्लुएंस तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इंपॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ डब्ल्यूटीओ। ठीक है, ये क्या है, डब्ल्यूटीओ का एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, मतलब कहने का मतलब है ये डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, भाई जाहिर सी बात है, अब अगर हम डब्ल्यूटीओ की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है, जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसे मैनेज करता है, उसके लिए पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें सस्टेनेबल तरीके से क्या किया जा सके, इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सके। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूएसए के बाद जो है यूरोपियन यूनियन जो है, ये वर्ल्ड ट्रेड में इसकी हिस्सेदारी क्या, शेयर क्या, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये डब्ल्यूटीओ का क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक तो बन ही जाएगा, है कि नहीं। जब इंटरनेशनल ट्रेड में सेकंड नंबर पे इसकी हिस्सेदारी है, ठीक है, कई मामलों में यूएसए को भी पीछे करता है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, डब्ल्यूटीओ का एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक पावर में हम देखें तो ये समझ में आता है। ठीक है, चैलेंज करता है किसमें, अगर इकोनॉमी की बात करें तो अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसकी करेंसी पावरफुल है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड में इसकी बहुत पहले अगर देखें, अगर ये नहीं जब था, यूरोपियन यूनियन नहीं था, ये अलग अलग कंट्री थी, ये क्या करती थी, आपस में लड़ती रहती थी, और इनका ट्रेड क्या होता था, बहुत थोड़ा थोड़ा ट्रेड होता था, है ना, हर कंट्री इंडिविजुअल लेवल पर क्या करती थी, ट्रेड करती थी। जब इंडिविजुअल लेवल पर ट्रेड होता था तो इनका जो प्रभाव होता था इंटरनेशनल ट्रेड पर वो उतना ज्यादा बनता नहीं था, लेकिन जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, यूरोपियन यूनियन बना लिए, तो इनकी कंबाइंड इकोनॉमी क्या हो गई, बड़ी हो गई। ट्रेड में जो इनका हिस्सेदारी होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। ये अपने आसपास की कंट्रीज को, नेबरिंग कंट्रीज को अच्छे खासे तरीके से प्रभावित भी करने लग गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ब्लॉक भी बन गए वो डब्ल्यूटीओ का, है कि नहीं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो क्या है, रोक दो। हाँ, सेकंड पॉइंट देखो क्या है, पॉलिटिकल पावर। ठीक है, किसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, पॉलिटिकल पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, अगर हम, चूंकि भाई हम एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसका, कंट्रीज का, ग्रुप ऑफ कंट्रीज का, किसकी, यूरोपियन यूनियन की, ईयू की बात करें। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि यूरोपियन यूनियन को शॉर्ट में हम लोग ईयू लिखेंगे। ठीक है, इसी ईयू की बात कर रहे हैं। तो आप देखें, अगर हम फर्स्ट पॉइंट इसमें निकल के आता है क्या, ब्रिटेन एंड फ्रांस। कौन कौन, ब्रिटेन एंड फ्रांस क्या है, ये परमानेंट मेंबर है किसका, सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, परमानेंट मेंबर ऑफ, परमानेंट मेंबर इन, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल।
अब देखो, अगर हम यूएनओ की बात करें, है ना, स्पेशली किसकी, यूएनएससी की, है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जो है मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, मेंबर्स कैसे, देखो, यूएनएससी के जो है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें दो तरह के मेंबर हैं। ठीक है, एक तो है परमानेंट मेंबर, और दूसरा कौन है, नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब परमानेंट मेंबर की बात करें तो इनका जो नंबर है वो कितना है, 5, मतलब 5 कंट्रीज हैं जो इसकी क्या है, परमानेंट मेंबर है, और 10 क्या है, नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं। अब ये टोटल इसकी बात करें तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 15 कंट्रीज हो जाती है। यूएनएससी की जो है मेंबर टोटल कितने हो गए, 15 कंट्रीज हो गए। देखो, ये जो होता है ना, ये चेंज हो सकता है, ये वाले जो नॉन परमानेंट मेंबर है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये है। ठीक है, ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो ये वाले हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये चेंज होते ही नहीं है। ठीक है, अब ये अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें जो परमानेंट मेंबर हैं, तो इसके जो है 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, देखो, यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, ये 5 कंट्री हैं जो इसके परमानेंट मेंबर है। अब बाकी कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं यूरोपियन यूनियन के, जो किस में आते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर में भी आते हैं। तो यही चीज कह रहा है कि जो फर्स्ट इसका पॉइंट है पॉलिटिकल पावर में, कि भाई ये क्या है, यूएनएससी में जो है सिक्योरिटी काउंसिल में जो है ये क्या है, परमानेंट मेंबर है। कौन कौन, ब्रिटेन और फ्रांस। अच्छा, आपको जब पता होगा कि जब ये इसमें है, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में है ये 5 कंट्री। ठीक है, इनके पास क्या आती है, एक वीटो पावर भी आती है। क्या आती है, वीटो पावर आती है। जब भी कोई इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल कोई भी ऐसा मतलब समस्या आती है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या आती है, तो उस पे जो है डिस्कशन होता है, कहाँ पे, यूएनएससी में। और इस डिस्कशन में अगर सपोज करो कि कोई इनके फेवर में नहीं आता है, किसके, इन यूरोपियन यूनियन के फेवर में कोई डिसीजन नहीं नहीं आ रहा है, और उसे मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट मिला हुआ है जो यूएन के मेंबर है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ये अपनी वीटो पावर का यूज करते हैं, और वीटो पावर लेकर क्या करेंगे, उस डिसीजन को स्टे कर देंगे, है ना, वो डिसीजन फिर इंप्लीमेंट नहीं होगा। प्रीवियस क्लास में मैंने पिछले चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर के प्रीवियस जो है क्लास में मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से जो है मसूद अजहर, ठीक है, जो कि एक मिलिटेंट है, एक जो आतंकवादी है, उसका सरगना है, उसे इंडिया हमेशा चाहता था कि क्या करें हम, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करा दे, है ना, किसके थ्रू, इसी यूएनएससी के थ्रू। लेकिन जब भी ये मैटर लेकर इंडिया यूएनएससी में जाता था, तो चाइना हमेशा क्या कर देता था, वीटो लगा देता था। क्यों, क्योंकि चाइना क्या था, इस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो जब ये वीटो लग जाता था तो उसे कभी भी जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया ही नहीं जा सकता था। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होने के बाद फाइनली जो है हमें इस बात पे जो है जीत मिली, हम लोग जीते इसको। ठीक है, और फाइनली मसूद अजहर को जो हम लोगों ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करा लिया। ठीक है, तो ये था जो है आपका फर्स्ट पॉइंट। अब चलो सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, यूएस पॉलिसीज। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, यूएस पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। अब यूएसए की जो भी पॉलिसी बनती है, तो उसमें ईयू को क्या किया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है।
ठीक है, चाहे फिर वो ट्रेड हो, सिक्योरिटी। भाई देखो, प्रेफरेंस देने का कारण भी है, जब यूएसए अपनी पॉलिसीज बनाता है तो यूरोपियन यूनियन को क्या करता है, प्रायोरिटी में रखता है या प्रेफरेंस देता है। कारण क्या है, क्योंकि देखो, जब हमने इसको डिस्कस किया था तो एक आपको देखा होगा आपने, क्या था, कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, और इसको जो है रिस्ट्रक्चर करने में, क्या किया था, हेल्प किया था किसने, यूएसए ने। ठीक है, किसको, यूरोपियन यूनियन को रिस्ट्रक्चर करने में हेल्प किया था, इसके इंस्टीट्यूशंस प्रिंसिपल्स को रिस्ट्रक्चर करने में हेल्प किया था, किसके थ्रू, एड देकर। तो जब भी अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत इन्होंने नाटो बनाया। ठीक है, जो नाटो है वो जो है, ये यूएसए भी इसका मेंबर है और जो है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो इस नाते अगर हम देखें, इस वजह से देखें, तो जब भी यूएसए की जो पॉलिसीज बनती हैं, उस पॉलिसीज में हमेशा जो है यूरोपियन यूनियन को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखो क्या है, इसी से रिलेटेड है, ऊपर वाले पॉइंट से। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। अभी पिछले वाले पॉइंट में, इसी वाले पॉइंट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ये अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो जितने भी मसले होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो कैसे सॉल्व करता है, नेगोशिएशंस के थ्रू सॉल्व करता है। ठीक है, जितने भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, ठीक है, वो किस माध्यम से उसको सॉल्व करता है, नेगोशिएशंस के माध्यम से। देखो कैसे, जैसे अगर हम बात करें, कौन कौन से मुद्दों को ये जो है करता है, जैसे देखो, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, है ना, जो जितने भी एफडीआई की बात करें, है ना, किसकी बात करें, एफडीआई की बात करें। ठीक है, फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो विदेशी कंट्रीज हैं वो जो इन्वेस्ट करती हैं किसी दूसरे कंट्रीज में जाके, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कुछ पॉलिसीज के थ्रू इनको जो है दे दिया जाता है इस तरीके का। ठीक है, अब ये जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, किसके साथ, स्पेशली अगर हम बात करें, चाइना के साथ। ठीक है, जब भी ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इसमें दो चीजों का जो है विशेष रूप से ये जो है क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। पहला कौन सा, एक तो ह्यूमन राइट्स, और दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, जब भी ये इनके साथ अगर कोई भी नेबरिंग कंट्रीज का या किसी भी कंट्रीज का कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो हमेशा ये उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसके माध्यम से, नेगोशिएशंस के माध्यम से। ठीक है, स्पेशली अगर हम देखें, जब भी इनका जो है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होता है, चाइना का यूरोपियन यूनियन में, है ना, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये आती है, ठीक है, तो उसमें जब भी ये इन्वेस्ट करता है चाइना, तो वो दो चीजों के ऊपर मेन मुख्य रूप से जो है क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो दो मुद्दे हैं, एक तो है ह्यूमन राइट्स, कि किसी भी तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है चाइना के थ्रू, वो किसी के भी राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या देखते हैं
कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो भी कंपनी, जो भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, उस इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से क्या हमारे इन्वायरमेंट को किसी तरीके से नुकसान पहुंचता है, डिग्रेड होता है। इन सब चीजों को जो है ये क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। किसके माध्यम से? इस निगोशिएशन पॉलिसीज के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गए 2 पॉइंट। चलो अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या है तीसरा पॉइंट? मिलिट्री। मिलिट्री पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो मिलिट्री पावर में क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? सेकेंड सेकेंड लार्जेस्ट फोर्सेस। अब देखो, जैसे अगर हम करंट टाइम की बात करें, ठीक है, मतलब हम कब की बात करें, 2024 की बात करें। ठीक है, तो 2024 में यूरोपियन यूनियन में लगभग आई थिंक 31 कंट्रीज हैं। ठीक है, ठीक है। अब इन 31 कंट्रीज के अगर हम आर्मीज को एक साथ मिला दें, तो ये क्या हो जाती है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट क्या बन जाती है, फोर्स मिल जाती है ज्वाइंटली। ठीक है, मतलब यूरोपियन यूनियन की आप कह लो। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की जो फोर्स है वो क्या है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, फोर्स है। सेकेंड, दूसरा पॉइंट देखो, दुनिया के सेकंड जो है ऐसी मतलब कंट्रीज हैं या कंट्रीज ऑफ ग्रुप हैं जो अपनी मिलिट्री को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए स्पेंडिंग करती हैं, है ना, खर्चा करती हैं। ठीक है कि नहीं? फर्स्ट हो गया भाई कि इसकी जो है सेकेंड लार्जेस्ट फोर्स हो गई। जब इतनी बड़ी फोर्स है तो उस फोर्स को मेंटेन करने के लिए, है ना, उनको वेपन्स प्रोवाइड करने के लिए क्या करना होगा, स्पेंडिंग भी करनी होगी, खर्च भी करना होगा। तो अगर इनका खर्च देखें इस सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी किस नंबर पे आ जाता है, यूएसए के बाद सेकेंड आ जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या है, सेकेंड सोर्स स्पेस एंड कम्युनिकेशन। देखो, ठीक है, अमेरिका के बाद ये दुनिया में दूसरे ऐसे सोर्स हैं जो स्पेस और इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, रखते हैं अपने पास, है ना। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है स्पेस और इंफॉर्मेशन के सेक्टर में, ये फर्स्ट नंबर पे है। किसकी? यूएसए की। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड किसकी हो जाती है, यूरोपियन यूनियन की हो जाती है ना। सेकंड किसकी हो जाती है, यूरोपियन यूनियन की हो जाती है। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट देखो क्या है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, ब्रिटेन और फ्रांस के पास क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, इनके पास क्या है, न्यूक्लियर आर्सेनल है कि नहीं? फिर से एक बार इसको देख लो, मिलिट्री पावर को, सेकेंड लार्जेस्ट फोर्स ऑफ जो है ईयू। ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो वर्ल्ड में जो है यूएसए के बाद दूसरे नंबर की इनकी जो है नंबर ऑफ मिलिट्रीज की बात करें, नंबर ऑफ
सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब नंबर ऑफ सोल्जर्स की बात करते हैं तो अमेरिका में सबसे ज्यादा है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन आता है, ईयू का आता है, ठीक है। ठीक है, सेकेंड देखो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिंग ऑन मिलिट्री, अपनी मिलिट्री के ऊपर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खर्च करने वाला जो है ग्रुप वो कौन है, यूरोपियन यूनियन है। सेकेंड सोर्स ऑफ स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दुनिया के लिए जो है दूसरे नंबर का ऐसा सोर्स है जो स्पेस एंड इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में बेहतर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी रखता है, ठीक है। अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास अमेरिका के बाद। ब्रिटेन एंड फ्रांस दोनों ही कंट्री क्या है, न्यूक्लियर आर्सेनल को अपने पास रखती है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब इनके पास है। तो इस प्रकार से देखें तो ये तीनों पॉइंट ही क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका को क्या करने का काम करते, चैलेंज करने का काम करते हैं। इस प्रकार देखें तो ये क्या करते हैं, यूएसए के पावर को क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, ठीक है, लिमिट लगाते हैं। अब इसमें से पॉइंट भी बना सकते हो, जैसे कि अगर यूएनएससी के मेंबर हैं, कोई भी ऐसा इशू होता है जिसपे यूएसए यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यूरोपियन यूनियन क्या करेगी, वीटो ले लेगी, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस क्या उसके परमानेंट मेंबर हैं, और भी कई सारे जो है ऐसी कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन की जो नॉन परमानेंट मेंबर है, तो पावरफुल तो हो ही जाता है किसमें, यूएन में, ठीक है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। मिलिट्री की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री है। इस प्रकार से देखें तो ये क्या करता है, यूएसए की पावर को क्या करता है, लिमिट करता है। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अपोजिट नहीं है, एक साथ चलने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक गाड़ी के दो पहिए, है ना। जब भी जहां पे भी कहीं किसी भी मैटर में यूएसए इन्वॉल्व होता है तो समझ जाइए आप वहां पे कौन इन्वॉल्व होगा, यूरोपियन यूनियन होगा, ठीक है। मसला किसके किसके बीच में था, देखो फ्रांस सॉरी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा था उसका जो सेंटर था वो यूएसए था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, चूंकि नाटो में यूक्रेन मिलना चाहता था और ये बात रशिया को पसंद नहीं थी, तो जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं वो सभी क्या है, नाटो की मेंबर हैं, ठीक है। मुद्दा कहां से शुरू हुआ, यूएसए से शुरू होता, कोल्ड वॉर में आपको याद होगा, ठीक है, वो आज भी बना हुआ है। तो लेकिन ये जो नाटो मेंबर्स हैं ये भी क्या हो गए, यूएसए के सपोर्ट में उतर गए, और इन्होंने भर भर कर, है ना, बहुत लार्ज अमाउंट में इन्होंने वेपन सप्लाई किया किसको, यूक्रेन को, ठीक है। और यूक्रेन आज भी क्या कर रहा है, रशिया के साथ वॉर में इंगेज है, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा होगा, है ना। और लेक्चर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, है ना, ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।